नमस्कार। सुबह सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकवादी के एक और प्रमुख सहयोगी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने उमर नबी के साथ मिलकर रची थी हमले की साजिश, जांच जारी। बिहार में भाजपा विधायक दल की बैठक, आज नए नेता का होगा चयन। कल एनडीए विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में यूपीएसएसएफ की द्वितीय वाहिनी निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। अधिकारियों को परियोजना को समय से पहले पूरा करने के दिए निर्देश। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह और पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने तेज की तैयारियां। 22 नवंबर से होगा अस्थायी उपचार केंद्रों का उद्घाटन। और बांग्लादेश के शेख हसीना की मौत की सजा के खिलाफ अवामी लीग का देशव्यापी बंद। लीग ने शेख हसीना की मौत की सजा को बताया अवैध। तो सुबह सुबह में अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। भारत और रूस अगले महीने की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों, पहलों और परियोजनाओं को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। यात्रा की तैयारियों के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार यानी 17 नवंबर को मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ वार्ता की। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अपने रूसी समकक्ष लावरोव के साथ वार्ता के लिए मॉस्को में हैं। उनकी इस यात्रा को पुतिन की यात्रा की तैयारियों का एक हिस्सा भी माना जा रहा है। उन्होंने वार्ता के बाद क्या कहा, ये सुनाते हैं आपको। Let me begin by saying that I welcome this opportunity to meet again and our regular interactions. You mentioned 6 this year so far. Have been greatly helpful in advancing our bilateral cooperation and also sharing perspectives on important regional, global and multilateral issues. This particular occasion for me is all the more important as we prepare for President Putin's visit to India for the 23rd annual summit. A number of bilateral agreements, initiatives and projects are under discussion in various fields. We look forward to the finalization in the coming days. This will certainly add more substance and texture to our special and privileged strategic partnership. We will also be exchanging views on the complex global situation with the openness that has always characterized our ties. This includes the Ukraine conflict as also the Middle East and Afghanistan, amongst others. India supports recent efforts towards establishing peace. We hope that all parties approach that goal constructively. An early cessation of the conflict and ensuring of an enduring peace is in the interest of the entire international community. India-Russia ties have long been a factor of stability in international relations. Its growth and evolution is not only in our mutual interest, but also in that of the world. I look forward to our discussions this evening. भारत और रूस के बीच सालाना शिखर वार्ता के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने भारत आने वाले हैं। उनका ये दौरा मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए, भारत और रूस का जो रिश्ता है वो हमेशा से ही प्रगाढ़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 5 दिसंबर के आसपास भारत आ सकते हैं। इसी के साथ शिखर सम्मेलन से द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। कहीं ना कहीं इससे भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत और रूस में अब तक बारी बारी से 22 वार्षिक शिखर बैठक हो चुकी है। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट की जांच में संदिग्ध शाहिद सईद के पासपोर्ट से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 1996 से अब तक शाहीन ने 3 पासपोर्ट बनवाए और हर बार पता बदला। एटीएस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पूछताछ कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं।
जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई हैं। इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद पर लगे आरोपों की पड़ताल में कई बड़े खुलासे हुए हैं। शाहीन के पासपोर्ट से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक 1996 से अब तक शाहीन के कुल 3 पासपोर्ट बने और हर बार पता बदलकर कभी कानपुर तो कभी लखनऊ करवाया गया। आइए जान लेते हैं कि जांच में और क्या-क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक 1996 से अब तक शाहीन के कुल 3 पासपोर्ट बने। शाहीन ने 1996 में अपना पहला पासपोर्ट बनवाया, जिसमें पता लखनऊ के कंधारी बाजार कैसरबाग का दर्ज कराया गया। दूसरा पासपोर्ट 2006 में बनवाया गया, जिसमें पता कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज का कर दिया गया। 2016 में शाहीन ने दूसरा पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले ही तीसरा बनवा लिया था। इस बार पता बदलकर भाई परवेज के लखनऊ वाले घर का पता दर्ज कराया गया, जिसका इस्तेमाल थाईलैंड की यात्रा सऊदी अरब में करीब 2 साल नौकरी के लिए किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि 2016 से 2018 तक शाहीन UAE के एक अस्पताल में काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि संदिग्ध डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान की 3 यात्राएं कर चुकी है। बता दें कि डॉक्टर शाहीन सईद के कनेक्शन से अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें डॉक्टर आरिफ और शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज एजेंसियों के रडार पर हैं। वहीं खुफिया एजेंसियों ने रविवार को लखनऊ के पारा समेत 6 इलाकों में छापेमारी की और ATS के करीब 13 लोगों से पूछताछ जारी है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विशेष सुरक्षा बल यानी कि SSF की द्वितीय वाहिनी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए काम में तेजी लाने और परियोजना को तय समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। तालजहदा में 343 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय और अनावासीय भवन बनाए जा रहे हैं। CM ने बालापर टिकरिया गांगी बाजार 4 लेन परियोजना का भी निरीक्षण किया और जल निकासी व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। 838 करोड़ की ये परियोजना अगस्त 2026 तक पूरी होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल चौराहे स्थित मन्नत देवी स्थान पहुंचे और ब्रह्मलीन नंदा नाथ महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने महाराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी। नंदा नाथ महाराज का 3 नवंबर को 76 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया था। वे नाथ संप्रदाय से जुड़े थे और गोरखनाथ मंदिर से 4 दशकों तक सक्रिय रहे। वे राम मंदिर आंदोलन में महंत अवैधनाथ के सहयोगी रहे और बस्ती दुर्गा पूजा संघ के अध्यक्ष भी रहे। 1970 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन करते आ रहे नंदा बाबा अविवाहित थे और संत कबीर नगर के फिरनिया गांव के मूल निवासी थे। नंदा बाबा के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने CM से उनकी प्रतिमा लगाने की मांग भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। आगरा के एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एक भव्य पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा खंदौली के यमुना एक्सप्रेसवे से शुरू होकर सेमरा रामलीला ग्राउंड तक 8 किलोमीटर तक गई। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SV सिंह बघेल, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और स्थानीय विधायक धर्मपाल सिंह समेत हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए और देशभक्ति के नारे लगाए। केंद्रीय राज्य मंत्री SV सिंह बघेल ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की रियासतों का एकीकरण करके देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया। उन्होंने बताया कि अगर पटेल नहीं होते तो आजादी के बाद भी हम राजाओं और नवाबों के गुलाम होते। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना से जोड़ना था और ये याद दिलाना था कि देश की समृद्धि के लिए हमें हमेशा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार पटेल की जन्म के 150 साल पूरे होने पर पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा में एकता यात्रा के रूप में कम से कम 7-8 किलोमीटर लोग चलेंगे। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जी थे और हम लोग एतमादपुर खंदौली के एक्सप्रेस हाईवे के नीचे से लेके 8 किलोमीटर सेमरा तक गए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में, पूरे देश में हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में नई पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति गौरव दिलाने के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता का
सम्मान की भावना बढ़ाने के लिए, और जो भूमिका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 550 से ज़्यादा विभिन्न जमींदारी जागीरदारियों को खत्म करके एकजुट राष्ट्र के शिल्पी के रूप में रही है, इसका लाभ यह है कि अगली पीढ़ी तक राष्ट्र को किस तरह सशक्त बनाया जाए, अखंड भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की संरचना कैसे की जाए, पूरा भारत किस तरह विकसित भारत बने, सब लोग अपने हितों से ज़्यादा राष्ट्रीय हित को कैसे प्राथमिकता दें, इसके लिए इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना और जोड़ने का उद्देश्य से यात्रा की गई है, जो राष्ट्रीय हितों को पूरी तरह सर्वोच्च रखने का संदेश देने का काम करती है। वाराणसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, बीजेपी कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविदास गेट से किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत को एकजुट किया, जबकि कांग्रेस और ब्रिटिश सत्ता नहीं चाहती थी कि भारत एक हो। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार चुनाव में जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया, जातिवाद और बाहुबल की राजनीति अब नहीं चलेगी। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को उनका हक नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर वाराणसी में कैंट विधानसभा क्षेत्र में रन फॉर यूनिटी एवं जनसभा का आयोजन किया गया है। ऐसे अवसर पर वाराणसी वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555, उसको बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। जबकि कांग्रेसी और ब्रिटानिया हुकूमत चाहती थी कि जो छोटी बड़ी रियासतें थी वो अलग अस्तित्व अपना बनाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरे देश का कार्यकर्ता, प्रदेश का कार्यकर्ता, प्रदेशवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। एक ऐसा निर्णय लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन चरित्र को, उनके जीवनी को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आपात स्थितियों के लिए 50 बेड आरक्षित किए हैं और 22 नवंबर से शहर के 15 प्रमुख स्थानों पर अस्थायी उपचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर 24 घंटे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। सीएमओ सुशील कुमार बनियान ने बताया कि मेडिकल कॉलेज और श्रीराम अस्पताल में वीआईपी मेहमानों और गंभीर मरीजों के लिए विशेष सेफ हाउस बनाए गए हैं। उन्होंने सभी विभागीय टीमों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रह सके। जैसा कि आप जानते हैं 2024 के बाद 2025 का ये सबसे बड़ा इवेंट है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद जो है सभी वहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और दर्शन उससे पहले उसके बाद भी वो करेंगे, तो जैसे कि दीपोत्सव में हमारी व्यवस्थाएं रही चिकित्सा व्यवस्था वाली, तो 3 हमारे स्थायी चिकित्सालय हमने चिन्हित किए हैं पहले की तरह ही, जहाँ श्रीराम में 20 बेड और मेडिकल कॉलेज में 20 बेड और जिला अस्पताल में 10 बेड हमने आरक्षित किए हैं। हमारी 16 जो हैं वो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जहाँ अस्थायी चिकित्सालय हमारे बनाए गए हैं, जहाँ ये सभी सुविधाएं सभी श्रद्धालुओं को मिलेंगी। यदि कोई भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की भी स्वास्थ्य परेशानी होती है, तो उसे किसी भी कीमत पे 200 और मैक्सिमम 250 मीटर की दूरी पे ये व्यवस्थाएं उन्हें मिलेगी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं खबरें। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना,
पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में रूसी पब्लिक स्कूल के रजत जयंती समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने साइंस प्रदर्शनी देखी और बच्चों के प्रोजेक्ट्स की सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई शिक्षा पद्धति में भारतीयता पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में छात्रों ने नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की और अंत में राजपूत रेजिमेंट के बैंड ने राष्ट्रीय गान की धुन प्रस्तुत की। सांसद मुकेश राजपूत सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि अब सरकार का भेजा हर रुपया सीधे खातों में पहुंच रहा है, यही व्यवस्था परिवर्तन है। सभी विद्यालयों को भारत सरकार के द्वारा निर्धारित उसी शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा देने का काम करना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति को अपना करके भारत और भारतीयता को बच्चों के अंदर बताया जा सकता है। कहीं गलत तो मैंने नहीं कहा है, इस नाते कि आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यवस्था दिया कि जनधन खाता खोला जाए और सभी बैंकों ने जो बैंक अपने बैंक में बैठा करते थे वो लोगों के घरों तक जा करके खाता खोलने का काम किए। और किसी एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भेजे गए 1 रुपये का पूरा 1 रुपया पहुंचने का काम करता है। यही व्यवस्था परिवर्तन है। कन्नौज के तिरवा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा निकाली गई, जिसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक शामिल हुए। पदयात्रा के जरिए एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि देश लौह पुरुष पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है और हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की उनकी सोच को मजबूत कर रहे हैं। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि प्रचंड जीत से विपक्ष बौखला गया है क्योंकि जनता ने उन्हें फिर नकार दिया। इसके बाद मंत्री रजनी तिवारी ने एसआईआर से संबंधित कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लिया और जिले में उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। विधानसभा में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रसन्नता है कि जिस सोच के साथ ये कार्यक्रम किया गया कि यहाँ पे हमारे युवाओं सर्व समाज के लोग हों, तो बड़ी संख्या में यहाँ पे सर्व समाज के लोग मौजूद थे। हमारा युवा मौजूद था और एक उत्साह था लोगों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के बारे में जानने का, किस तरह से उन्होंने कार्य किया है, किस तरह से उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो सोच थी, जो उसके अनुरूप हम लोग चले काम करें, तो उसकी प्रेरणा के अनुरूप ही हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। हमारी सरकार का किया गया काम, मोदी जी का मार्गदर्शन, मोदी जी का नेतृत्व, हमारी नीतियां, हमारी योजनाएं जन तक पहुंची, हमारे कार्यकर्ता ने काम किया, मन से वहां की जनता ने समर्थन दिया और जो वहां पे जंगल राज था, परिवारवाद था, भ्रष्टाचार था, उन सब चीजों का सफाया करके जनता ने मोदी जी के मार्गदर्शन में वहां की सरकार के कामों को देखते हुए जन समर्थन देने का काम किया। कासगंज में राष्ट्रीय एकता दिवस पर भव्य एकता यात्रा निकाली गई, जो एसकेएम इंटर कॉलेज से शुरू होकर श्री गणेश इंटर कॉलेज तक उत्साह के साथ पहुंची। यात्रा में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, बीजेपी जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सैकड़ों विद्यार्थी और स्थानीय लोग शामिल हुए। तिरंगा हाथों में लिए लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लगाते हुए सरदार पटेल के योगदान को याद किया और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल भारत की एकता के महानायक थे और ऐसी यात्राएं युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत करती हैं। पूरे रास्ते लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और देश की एकता अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से 562 रियासतें एक दिन में भारत संघ में शामिल कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल
स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे पुरोधा थे जिन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए था, क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां रहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो उचित स्थान मिलना चाहिए था वो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व की सबसे विशालतम प्रतिमा बना के सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतवर्ष की ओर से बहुत बड़ा सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरा देश आज 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रहा है। ऐसा उत्सव मन रहा है जैसे हर घर में बच्चा पैदा हुआ हो। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस की तैयारियों में पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब के बठिंडा में गुरु तेग बहादुर को समर्पित कार्यक्रमों की सीरीज में लाइट एंड साउंड शो हिंद दी चौदर का आयोजन सोमवार की रात किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। सच दे राह ते चलण वाले निमाणियां दा मान, निताणियां दा ताण, निओटियां दी ओट अते निआसरियां दा आस। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं एक विराम। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। समाचार का रुख करते हैं। यूपी पुलिस ने बुलंदशहर और प्रतापगढ़ में हुई मुठभेड़ों में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनसे अवैध हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए। पुलिस कार्रवाई जारी है और गिरफ्तार अपराधियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों बुलंदशहर और प्रतापगढ़ से हैं, जहां रविवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने इस मुठभेड़ में बुलंदशहर से 4 और प्रतापगढ़ से 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ का पूरा मामला समझते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के कसेरू कट पर वाहन चेकिंग के दौरान हुई। इस दौरान 2 बाइक पर सवार 4 लोगों को पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया। उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधी घायल हो गए। अन्य 2 को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एनकाउंटर स्पॉट से 2 अवैध पिस्टल, 2 बाइक और कारतूस बरामद किया गया। रात्रि थाना खुर्जा नगर पुलिस कसेरू कट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 व्यक्ति सवार थे, जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई
आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। इनके 2 अन्य साथी जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए लोगों की जेब काटकर उनके रुपए चुराने का काम करते हैं। वहीं अब प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बारे में जान लेते हैं। कोडोर थाना अंतर्गत नहर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 अपराधी आदित्य और दीपक दोनों लखनपुर उत्तराखंड के निवासी हैं। इन अपराधियों पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले निर्दोष यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे। इनके पास से 1 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। मदाफुर नहर पड़ती है थाना कोडोर में। यहाँ पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी, एक आदित्य और एक दीपक, इसके बीच में मुठभेड़ हुई है। इन बदमाशों पे 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लोग भोले भाले पैसेंजर्स को जो ट्रेन और बस से आते थे, इनको अपना शिकार बना रहे थे। ये मुठभेड़ में ये लोग घायल हुए हैं। इनसे तमंचा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और जिन लोगों के साथ इन्होंने घटना कारित करी है, उनके आधार कार्ड और इन लोगों के बाकी डॉक्यूमेंट्स उनसे बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाशों की हालत सुधरने पर जेल भेजा जाएगा। इनके साथियों का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं मामले में पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। समाचारों में बात करते हैं दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी खबर की। दरअसल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। आमिर ने आतंकी उमर उन नबी को विस्फोटक से भरी कार मुहैया करवाई, जिसे 10 नवंबर के धमाके में इस्तेमाल किया गया था। एनआईए की जांच तेजी से जारी है। देखिए एक खास खबर। नकाब में दिख रहा ये वो चेहरा है जिसके तार 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम धमाके से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। दरअसल लाल किले के पास आतंकी उमर ने जिस सफेद कार के जरिए ब्लास्ट को अंजाम दिया था, नकाब में दिख रहा आमिर राशिद अली नाम का ये शख्स ही उस कार का ऑनर था। आमिर राशिद अली को बीते दिन एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आमिर की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। यहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की एनआईए की रिमांड पर भेज दिया। चाहिए, कुछ बता पाएंगे क्या आप? एनआईए ने कहा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे कौन कौन लोग शामिल हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आमिर का रिमांड पे दिया जाना बहुत जरूरी है। मैंने आमिर से पूछा था कि आपका कोई रोल है इसमें, आपका क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो आमिर ने सिर्फ इतना ही कहा मुझसे कि वो उस गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर है जो व्हीकल इस ब्लास्ट में यूज हुआ। मैम कोई प्रायश्चित भी शिकन भी नहीं थी फेस पर, कोई ग्लानी नहीं थी, कोई पश्चाताप की भावना मुझे उसके चेहरे पे नजर नहीं आई। दावा है कि आमिर ने कथित तौर पर आतंकी डॉक्टर उमर उल नबी को कार हासिल करने में मदद की थी। इसी कार में विस्फोटक लगाया गया था जो लाल किले के पास फट गया था। वहीं एनआईए ने रविवार को अपने बयान में कहा था कि कार चला रहा डॉक्टर उमर उल नबी एक आत्मघाती हमलावर यानी सुसाइड बॉम्बर था। ये पहली दफा था जब किसी सुरक्षा एजेंसी ने ऑफिशियली इस बात का खुलासा किया था। इससे ये तय हो गया कि लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट सुसाइड अटैक ही था और अब इस ब्लास्ट में शू बम के इस्तेमाल का शक जताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार से बरामद उमर के एक जूते में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के ट्रेसेस मिले हैं। बता दें कि टीएटीपी एक बेहद खतरनाक और हल्का विस्फोटक माना जाता है जिसे आतंकी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इस बम धमाके में शू बॉम्बर की आशंका जताई जा रही है। मऊ में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के साथ उपहार भी प्रदान किए। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कोपागंज, बड़राव, परदहा, दोहरी घाट, फतेहपुर, मंडाव, शहरी क्षेत्र, रानीपुर, मोहम्मदाबाद, रतनपुरा और घोसी सहित कुल 122 जोड़े सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीब परिवारों के बेटे बेटियों की शादी कराना है ताकि वे अपने गृहस्थ जीवन को बेहतर कर सकें। आज बहुत ही आनंद का विषय है कि 122 जोड़ों का सामूहिक विवाह, माननीय मुख्यमंत्री जी की सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो योजना है उसके तहत यहाँ संपन्न हो रहा है। मऊ के कलेक्ट्रेट में हम सब उसके सहभागी बने, साक्षी बने। बहुत ही आनंद आया। लड़कियों को, लड़कों को आशीर्वाद सबने दिया, अपनी शुभकामनाएं दी। आप सुन सकते हैं कि इस समय भी पंडित जी का
वैवाहिक मंत्रोच्चार चल रहा है। बहुत ही खुशी हुई कि 122 बच्चों को हम लोगों ने आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त किया। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सामूहिक विवाह योजना है, उसमें 1 लाख रुपए की सहायता सभी जोड़ों को दी जाती है, जिसमें से 25,000 रुपए का सामान दिया जाता है, जो आप सामान वहाँ रखा हुआ देख भी सकते हैं। छोटे बड़े परिवार के लिए जो उपयोगी सामान होते हैं वो सामान दिए जाते हैं। 60,000 रुपया नकद दिया जाता है और 15,000 रुपया इस सामूहिक कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे खर्च होते हैं। इस प्रकार 1 लाख रुपया की सहायता की योजना है। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।